हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। आज जो टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए है और उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे लाइट किसी सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। प्लेन मिरर के यूजेस देख लिए थे, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या नियम लागू होते हैं वहाँ प्लेन मिरर में लाइट रिफ्लेक्शन के। ये टॉपिक आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं इसमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। यहाँ हम सबसे पहली चीज़ जो देखने वाले हैं वो देखेंगे स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। क्या होता है स्फेरिकल? स्फेरिक मतलब गोलीय दर्पण, हिंदी में कहेंगे तो गोलीय दर्पण। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर मतलब एक ऐसा मिरर जो बिल्कुल प्लेन हो और उसका एक सरफेस है वो पॉलिश्ड हो, मतलब एक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा और एक में पीछे की तरफ पॉलिश की होगी। ये प्लेन मिरर था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे? जैसे मैं कहूँ कि ये एक गोला है 3 डायमेंशनल गोला। मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं एक गोले की बात कर रहा हूँ। गोला जैसे क्रिकेट की बॉल होती है या फुटबॉल होती है, वैसे एक गोला है। उसका मैं एक हिस्सा काट देता हूँ। अगर इस गोले का ये हिस्सा काट देता हूँ तो अपने पास जो पार्ट बच गया वो ये वाला बच गया, मतलब एक ऐसे बाउल जैसा अपने पास बच जाता है। ठीक है। अगर ये ट्रांसपेरेंट गोला था, कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट गोला था, उसका मैंने ये हिस्सा काट लिया है, खोखला गोला जिसके अंदर कुछ भी ना हो, हॉलो स्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ये एक परत रह गई। इसके या तो मैं इस हिस्से पे सेडेड कर देता हूँ, किसी चीज़ से पॉलिश कर देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए, या फिर मैं इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से घुमा हुआ ऐसे अपने पास कोई भी मिरर है तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कह देंगे। और यहाँ हम यही देख रहे हैं। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror। देखिए, हम बात करें घर में जो चम्मच होती है, अगर चम्मच को हम अंदर से देखते हैं या बाहर से देखते हैं तो उसमें अपने को अपना ही एक इमेज बनता हुआ दिखाई देता है, और वह जो इमेज बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है जैसा हम प्लेन मिरर में देखते हैं उससे। तो वो जो इमेज बन रही है उसमें वो एक कर्व्ड सरफेस की, घुमा हुआ सरफेस, मतलब घुमा हुआ सरफेस उससे बन रही है। तो उस घूमे हुए सरफेस में जो इमेज बन रही है उस घूमे हुए सरफेस को हम कहते हैं स्फेरिकल पार्ट ऑफ मिरर। तो वो हो जाता है स्फेरिकल मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जो नॉर्मली घूमे हुए ऐसे अंदर से या बाहर से, या तो अंदर की तरफ झुके हुए या बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उन सभी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के एक गोले के कुछ हिस्से, जैसे मैंने बताया ना कि गोला है, गोले का हिस्सा काट लिया तो उससे ये बनाया जाता है। ऐसे मिरर जो होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अच्छा, तो ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, इनके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर जो है उनको भी हमने अलग अलग टाइप में बांटा है। यहाँ देख लेते हैं हम क्या बता रखा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी भी मैंने कहा था, या तो अंदर की तरफ झुका होगा या वह बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो देखो, ऐसा हो सकता है इस मिरर में ये एक कर्व्ड सरफेस है, इसका पीछे वाला हिस्सा मैं पॉलिश्ड कर देता हूँ तो ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग। तो ये इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ ये घूमा हुआ है। अच्छा, दूसरा केस में दूँ, अगर मिरर ऐसा है और इसका मैं अंदर वाला हिस्सा एक पॉलिश कर दूं तो बाहर वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो गया आउटवर्ड। तो दो केस बन रहे हैं, इनवर्ड के और आउटवर्ड के। तो इन दो केसेस के आधार पर ही इन स्फेरिकल मिरर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो बता रखा है वो देखते हैं। ए स्फेरिकल मिरर हुज
आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, हुज आउटर सरफेस मतलब ये बाहर का हिस्सा, एक स्पेरिकल मिरर जिसका बाहर का हिस्सा जो है उसे पॉलिश कर दिया गया है, एंड इनर साइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखिए पहला मिरर जो है अपना है वो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अभी बताया मैंने, ऐसा मिरर जिसका बाहर का जो सरफेस है उसे तो हमने पॉलिश कर दिया है और अंदर वाला सरफेस है वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम दे रहा है, उसे कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। अच्छा आगे भी कुछ बता रखा है इसके बारे में। ए कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, कौन सी क्लास में पढ़ के आए हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ के आए 8th क्लास में। तो कन्वर्जिंग मिरर एज इट कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए अगर ये सरफेस है, यहाँ पर मैंने इसको पॉलिश कर दिया है, अगर रे ऑफ लाइट आकर यहाँ टकरा रहा है तो इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। अच्छा इस मिरर की एक खास चीज़ ये होती है, अगर इस पे आकर प्रकाश की किरण टकराती है तो वह सभी जाकर एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। जो जितनी भी लाइट आ रही है इस मिरर से टकराने वाली जाकर एक ही पॉइंट पर एकत्रित हो जाती है, और इसीलिए इस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्ज करता है, लाइट को एक जगह एकत्रित करता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये स्पेरिकल मिरर का पहला टाइप है। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक तो हम कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मैंने बता दिया है कि बाहर के सरफेस पे तो पॉलिश हो और अंदर वाला सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा। अच्छा और उसका दूसरा मैंने बताया कि वह लाइट को कन्वर्ज करता है, जो भी इंसिडेंट लाइट होती है उसे कन्वर्ज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है स्पेरिकल मिरर का दूसरा पार्ट। और स्पेरिकल मिरर हुज इनर इज पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव पढ़ा हमने, तो ये कॉन्वेक्स क्या होता है फिर से देखो। अगर मिरर ये है तो इस मिरर का अंदर का हिस्सा मैंने पॉलिश कर दिया ये, तो बाहर वाला सरफेस जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? मतलब अंदर का हिस्सा अगर मैं पॉलिश करता हूँ तो बाहर वाला सरफेस जो होता है वह रिफ्लेक्ट कर देता है, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, और ऐसे मिरर को हम कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। जैसे इसमें कन्वर्जिंग था उसका अपोजिट हो जाता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों हो जाता है? देखिए इसमें होता क्या है, जब ये मिरर काम में लिया जाता है तो इसका अंदर वाला हिस्सा तो पॉलिश है, तो जब भी रे ऑफ लाइट आएगी इससे टकराएगी तो इससे टकरा कर वो बाहर की तरफ बिखर जाएगी, मतलब ये लाइट को बिखेर देता है, इकट्ठा नहीं करता है। जहाँ कन्वर्जिंग मिरर जो कॉनकेव मिरर था वो लाइट को एकत्रित कर रहा था, उसी के विपरीत जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है? लाइट को बिखेर देता है, इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देता है, इसलिए उसे कहते हैं डाइवर्जिंग। तो हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के आए यहाँ पर? दो टाइप ऑफ मिरर पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की स्पेशलिटी देखी हमने, उसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर जो है उसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जो रिफ्लेक्शन के नियम जो होते हैं ना वो सब पे लागू होते हैं, सारे मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो स्पेरिकल मिरर्स की बात करें चाहे हम बात करें प्लेन मिरर की, सब में नियम लागू हो जाते हैं। कौन से? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे नियम लागू होते हैं। अच्छा यहाँ देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है स्पेरिकल मिरर्स के केस में, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है स्पेरिकल मिरर के केस में, वो देख लेते हैं। अच्छा पहला जो मिरर दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है इधर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब देखिए अभी बताया था मैंने, इसका आउटर सरफेस है उसे तो पॉलिश कर दिया गया है, और जो अंदर का हिस्सा है वह क्या कर रहा है? इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके विपरीत अगर मैं बात करूं
उसके विपरीत में बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें अंदर का हिस्सा जो है उसे पॉलिश किया है और बाहर का जो हिस्सा है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा आगे देखिए, इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ये हमेशा याद रखना, ये ऐसी इमेज ऐसा आपको बनाना होगा हर जगह जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे और उसका कुछ रिप्रेजेंट करना होगा हमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो हमें पता रहनी चाहिए क्या क्या होती है। सबसे पहली जो होती है, ये तो मिरर हो गया, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की, ये तो मिरर हो गया। अच्छा, इसके सेंटर से होते हुए अगर स्ट्रेट लाइन जो खींची जाती है ना, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके सेंटर से होते हुए जा रही है और जहाँ से जिस पॉइंट पे जाकर ये यहाँ मिरर पे टकरा रही है, मिरर पे टच हो रही है, उसको हम कहते हैं पॉल। क्या कहते हैं? पॉल। अच्छा, एक दे रखा है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? देखिए ये अभी देख लेते हैं हम, ये एक स्पेयर है, एक गोला है, स्पेयर बन रहा है ना ये, तो इस स्पेयर का जो सेंटर होगा ना, स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। ये समझने वाली चीज़ है। देखो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और ये सभी प्रकार के जो मिरर होते हैं उनके लिए यहाँ पर दे रखी है। देखिए इसमें क्या क्या दे रखी है। पहली चीज़ हमें इन्होंने ये बता रखी है कि यदि आपके पास एक गोला है और गोले के अंदर से हमने एक हिस्सा काट लिया है और उसमें पॉलिश जो किया है उसके आधार पर वो दो टाइप से बढ़ जाता है, एक तो कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों ही प्रकार के मिरर में ये कॉमन सी चीज़ें होती है जो हमें पता रहनी चाहिए। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया कि इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहलाने वाला है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैंने बताई वो आपको ये बता दी थी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ये देखी जाती है। पॉल के बारे में भी आपको पता लग गया। अच्छा, एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होती है? देखिए ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस। ये पॉइंट तो कहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है उसे कहा गया है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है यही हम इधर कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉल है। बस अंतर इतना है। देखिए इसमें कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको जिस डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, वहीं पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन इसका अपोजिट होता है, इसका जिधर लाइट आती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स हो गई, हमें ध्यान में रखना है। ओके, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे टर्म्स हम सीखने वाले हैं जो यहाँ अपने पास काम आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पॉल। अभी बताया मैंने पॉल ये यहाँ पर पाया जा रहा है। देखिए पॉल दिख रहा है डायग्राम के अंदर, पॉल ये इधर है और ये इधर है, ये चीज़ हमने देखी है। अच्छा, तो पॉल क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज नॉन एज पॉल. Paul lies on the surface of a spherical mirror. Paul is generally represented by P. ये अभी आपने देख लिया। पॉल किसे कहते हैं? ये सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना स्फेरिकल मिरर्स में, उसका सेंटर होता है, उसे पॉल कहा जाता है। और यह जो होता है इट लाई ऑन द सरफेस, मतलब उस मिरर के सरफेस पे ही यह अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है और जनरली से हम पी से डिनोट करते हैं। द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पॉल ऑफ द मिरर। अच्छा, ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मैंने अभी बता दिया आपको, फिर भी देख लेते हैं एक बार। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। दिस सरफेस हैज़ ए सेंटर। अभी मैंने कहा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो किसी गोले का हिस्सा होता है
और उस गोले का एक क्या होता है, सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। सी लेटर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये भी चीज़ समझ में आ गई। अभी बताया ना कि जो गोला होता है उसका सेंटर होता है, वहाँ से हमने ये एक मिरर निकाल लिया है स्फेरिकल, तो ये जो सेंटर था इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे दे रखा है, इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्केव में तो जैसे कॉन्केव मिरर जो था उसमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी बताया था मैंने। लेकिन अगर बात करें ऑन द अदर हैंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी बताया मैंने। अगर मैं बात करूं कॉन्केव मिरर की तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने क्या पाया जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके जस्ट पीछे की तरफ, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ऐसा हमने देख लिया। आगे देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी बता रखा है, द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of the spherical mirror is a part is called radius of curvature of the spherical mirror। अभी बात की हमने कि अगर ये स्फीयर है, इसका सेंटर ये है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, स्फीयर की रेडियस हो गई। अगर मैंने इस हिस्से को क्या बना लिया है, स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पॉल तक की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा कि कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में होगी, कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में होगी। अच्छा, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। हाँ, उसके बाद में आता है एपरेटर जो होता है वो क्या होता है, The diameter of reflecting surface of a spherical mirror is called aperture, shown as m-m, vertical line joining m। देखिए क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पर एपरेचर किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ये जो हमने ये हिस्सा काट लिया ना, ये वाला हिस्सा, ये स्फेरिकल मिरर है अपने पास, इधर ये m दिख रहा है ऊपर, ये m डैश दिख रहा है इधर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी ना, ये डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं हम एपरेचर। ये डिस्टेंस जो हम बात करें ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे कहा जाता है एपरेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बता दिया था मैंने प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, उसके बाद में आता है फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, हमें ये भी जान लेनी है किसे कहते हैं, फोकस किसे कहेंगे। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच parallel rays coming from infinite converge after reflection is called the focus of principal focus of a spherical mirror। Focus is represented by letter capital F। देखिए मैं बता देता हूँ डायग्राम में। अगर हम इस डायग्राम में बात करें और हम यहाँ बात करें कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है इस जगह से या स्ट्रेट आ रही है, हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समझ लो, दोज लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। जो लाइनें आपस में ऐसे इंटरेक्ट नहीं करती है, कितना ही उन्हें आगे बढ़ा दिया जाए, वह हमेशा क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन्स। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लाइट और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये कहीं से जाती है, जब ये रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से जाएगी ना, इस मिरर में बात करो चाहे इस मिरर में बात करो, जब रे ऑफ लाइट सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है वही उसका
फोकस पॉइंट कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस भी उसे कहा जाता है। आगे की तरफ बात करें हम और आगे बात करें तो ये है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन किसे कहा जाता है? फोकल प्लेन थ्रू द फोकस perpendicular to the axis of a mirror or lens. In other words, the vertical plane in which the focal point lie is the focal plane. एक तरह से मैं ये कह देता हूँ सीधा सा, फोकल प्लेन किसे कहा जाएगा? अगर इसकी बात करूँ मैं तो जिधर फोकस एग्जिस्ट कर रहा है, जिधर फोकस, जैसे यहाँ फोकस होता है तो ये फोकस प्लेन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर। जैसे फोकल प्लेन दिखा दिया, यहाँ पे मैंने समझा दिया, यहाँ डायग्राम में अलग से दिखाया गया है। आगे हम बात करें तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए मतलब यहाँ बता रखा है, फोकल प्लेन का दिखा रखा है कि कहाँ फोकस किधर एग्जिस्ट करती है, कहाँ उसका प्लेन होता है। इसका लास्ट एक पॉइंट और रह जाता है, उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहेंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम पॉल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखिए अभी हमने देखा कि अगर ये मिरर था, ये सरफेस था जो पॉलिश था, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अगर उसका यहाँ पर मैं कहूँ इस जगह पर क्या आ रहा है? फोकस आ रहा है, कैपिटल F लिख दूंगा मैं। और ये पॉल था, यहाँ पॉल होगा इसका, तो पॉल और इस फोकस पॉइंट के बीच में, फोकस में और पॉल में जो डिस्टेंस होती है उसे मैं कह सकता हूँ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय F। तो यहाँ देखिए कैपिटल F था ना, वो तो फोकस पॉइंट, इसकी फोकस को डिनोट कर रहा था, और जो फोकल लेंथ है उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं हमेशा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात है इंपॉर्टेंट और याद रखना पड़ेगा हमें। जैसे अभी बात कर रहे थे, ये सेंटर आ रहा था और यहाँ से हमने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर ली थी। एक मिनट, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात यहाँ पर कर ली थी। लेकिन अगर फोकस की बात करें, देखिए ये मिरर जो है इसमें यहाँ कहीं क्या आ गया? फोकस, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया था। तो एक रिलेशन होता है इसमें, यहाँ पॉल होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ से लेकर और यहाँ तक होगा, वो होगा इसका फोकल लेंथ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो फोकस होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज जो फॉर्म की जाएगी उसमें क्या क्या नियम काम करते हैं, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को इतना समझें, किताब से पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ बताया गया उसको समझें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।